सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम मन्नू भंडारी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके द्वारा रचित रचना एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथा का जो प्रकाशन हुआ है उसका अध्ययन करेंगे। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं। एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है, त्रिशंकु कहानी संग्रह है, आपका बंटी, महाभोज उपन्यास। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथा का प्रकाशन उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियां हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। इन्हीं के द्वारा रचित रचना एक कहानी यह भी का अध्ययन करेंगे। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथा में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखीय जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज के प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया है। सन 46-47 की आज़ादी की आंधी ने मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता, विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। एक कहानी यह भी जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रख कर पढ़ाया, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे। उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक
और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं। शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होंगी वे, जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब जब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई हैं। लेखिका ये प्रकट करना चाहती है कि जो पिताजी के प्रभाव था, पिताजी का व्यक्तित्व था, उसके कितना व्यक्तित्व का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, उनके ऊपर उनकी खूबियां और खामियां कितनी समाहित हुई, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहती है। इसी कारण उसने उनके व्यक्तित्व का वर्णन किया है कि अनजाने अनचाहे फिर उनके व्यवहार में मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी। नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उभर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लिखी उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है, तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो आती हूँ। शायद अचेतन की किसी भी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी बनना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा सब होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूप में मुझ में है, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। वह कहता है केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा पीढ़ियों के नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहनशील थी। शायद उनमें पिताजी की हर जाति को अपना प्राय और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी से लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहनशीलता, खैर जो भी हो,
अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त, अपने पर लौटती हूँ। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी लेखिका थी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय 7 साल की थी। एक धुंधली सी याद भी लेखिका के मन में थी, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और लेखिका ने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला, पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूंतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। लेकिन लेखिका इसमें स्पष्ट करने चाहती है घर की दीवारें कहाँ तक फैली थीं। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं। वो कहते उस समय की जो घर की दीवार थी पूरे मोहल्ले तक फैली हुई थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोर अवस्था गुजार अपनी युवा अवस्था का आरंभ किया था। लेखिका ने यह प्रकट किया कि पड़ोस कल्चर के बारे में कि उसके जो घर की दीवार की पूरी मोहल्ले तक ही, लेकिन आज फ्लैट कल्चर है। महानगरों के अंदर फ्लैट में रहते हैं जो एक दूसरे व्यक्ति को भी सुख दुख में तो दूर की बात है वैसे परिचय भी नहीं होता है। वह कहता आज इनको इस फ्लैट ने इस दुनिया से अलग कर दिया है, विच्छिन्न कर दिया है। लेखिका ने यहाँ पर वह कहता है युवा अवस्था में पहुंचकर वह कहते उनने जितनी भी कहानी लिखी वो अधिकतर जो पात्र हैं उनके मोहल्ले की हैं, उनके पड़ोस की हैं। वह कहते हैं कि उसी समय वह के महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाक जीवित हो उठे। जो महाभोज में जितने भी पात्र हैं उनके पड़ोस के हैं, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य था। वह कहते लेखिका उस समय वह कहता जो उनका परिवार था उसके एक लड़कियों के लिए एक सीमित दायरा था जिसके बाद शादी कर दी जाती थी। तो उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष, शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थीं। लेखिका जब कॉलेज में गई तो उनका परिचय शीला अग्रवाल जो उनकी अध्यापिका थी उनसे हुआ। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियां उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था। पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का अनुमान। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठा उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। वह लेखिका की
वहाँ वह कहता है कि पारिवारिक दृष्टि के आधार पर स्त्रियों को उस समय आज़ादी थी बाहर भीतर जाने की। पिताजी जो घर में जो लोग आते राजनीतिक चर्चा होती उनके साथ बैठकर वह कहती राजनीतिक चर्चा में वो भाग ले, सुने, समझे, लेकिन उनके ये इतना आज़ादी नहीं थी कि वो लड़कों के साथ बाहर शहर में हड़तालें करवाती फिरे, शहर में गलियों में घूमे। वो कहता है इससे वो खुश नहीं थे, जिसके कारण उनको इसका किसी पड़ोसी ने आकर जब बताया कि उनकी बेटी ऐसे लड़कों के साथ बाजार बंद करवाती घूम रही है तो उन्हें बड़ा गुस्सा हुआ। इसके बाद में जब एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल साहब का जब पत्र आया कि क्यों ना मन्नू को कॉलेज से निकाल दिया जाए, तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। वो कहते हैं कि उनके साथ प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए गए थे, लौट कर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस के घर एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया लौट कर बात कुछ गुवार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुशी है चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों की सारी पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बैठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर लड़कियों को क्लास में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो तो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए कहा तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहा बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। भला बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक, मुझे न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था न अपने कानों पर यह हकीकत थी। वो कहते उस समय के जो परिस्थिति थी वह आज़ादी के संघर्ष के लिए आंदोलन चल रहा था और पिताजी भी चाहते थे कि यह संघर्ष चले और देश आज़ाद हो। कहता है शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ। फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती हुड़दंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है ये सब? कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वह कहते वह तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भौंकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस सब से बेखबर में रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। मुझे देखते उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे। पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे घर में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से के बारे में बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी, क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था।
या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे। वे एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे। इसलिए जुलाई के 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाए कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़े चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 पर कहते हैं लेखिका कि जो कॉलेज के 3rd ईयर खोलने की जो खुशी थी, लेकिन जो आज़ादी की खुशी के सामने उसका कोई महत्व नहीं था। और वगैरह 15 अगस्त 1947 की जो उपलब्धि थी वह बहुत श्रेष्ठ थी, आनंद प्रिय थी।